हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। क्या हाल चाल है सबके, कैसे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी बता दो। आज से नया टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम पूरा बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक, हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। अभी देखिए कई सारे एग्जाम्स आपके हैं, जैसे अभी बैंकिंग के कई सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, रेलवे का एग्जाम आपका होने वाला है, दिल्ली पुलिस का होने वाला है, जेल प्रहरी का होने वाला है। और मैथ्स की सबसे अच्छी बात यह है कि कॉमन सारे टॉपिक्स होते हैं जिसको आप हर एग्जाम में यूज कर सकते हो। तो एकदम बेसिक से एकदम मजेदार तरीके से इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। और अगर आप पूरा चैप्टर मेरे साथ पढ़ते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और आपको पता है कि मैं हमेशा बिना फॉर्मूले के पढ़ाता हूं, सिंपल ट्रिक्स और लॉजिक से हम पूरे क्वेश्चन सारे करेंगे और बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा के लिए इस चैप्टर की फिनिश हो जाएगी। ओके भाई, गुड इवनिंग, स्वागत सभी का। सब लोग बढ़िया हैं? हाँ जी, मैं एकदम बढ़िया हूं। आप बताओ कैसे हो सब लोग? ठीक है, चलो। प्रॉफिट एंड लॉस कैसा लगता है वैसे आप लोग को? प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जो छोड़ भी नहीं सकते हैं और सीखने में भी दिक्कत देता है, पर ऐसा है नहीं। बेसिकली बहुत मजेदार, बहुत सिंपल टॉपिक है, मजा आएगा आपको इसको पढ़ के। चलो, बहुत अच्छे। नमस्ते भाई, नमस्ते। ठीक है, मैं बीच बीच में आपके कमेंट्स भी देखते रहूंगा, पर आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि जो चल रहा है उससे जुड़ी हुई बातें पूछेंगे। जैसे मैं अभी जो पढ़ाऊंगा आपको, उससे जुड़े हुए प्रश्न आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अगर इधर उधर की बातें करेंगे तो फिर थोड़ा सा हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, है ना। और कोशिश कीजिए और ज्यादा लोगों को जोड़ने की, बाकी फिर आपकी मर्जी है, मेरा काम है पढ़ाना। चलो भाई, अच्छा लगता है प्रॉफिट एंड लॉस? हाँ जी, पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा मैं, बिल्कुल। मैं अगर कोई टॉपिक शुरू करता हूं तो उसको कंप्लीट कराता ही हूं, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। डेली 6 बजे आप टाइम फिक्स कर लीजिए, रोज शाम को 6 बजे हम लोग लाइव मिलने वाले हैं और ये टॉपिक हम पूरा कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे भी बहुत सारी चीजें मैं कराऊंगा। अब यूट्यूब पे मेरी क्लासेस बढ़ेंगी और मैं आपको जो टॉपिक डिफिकल्ट है वो आपको सिखाऊंगा और प्रैक्टिस बहुत सारी मैं आपको करवाने वाला हूं। ओके, चलिए तो शुरुआत की जाए प्रॉफिट एंड लॉस की। एक अच्छी सी इमेज, अगर प्रॉफिट है तो हमारा ये रिएक्शन होता है और लॉस होता है तो ये रिएक्शन होता है ना। चलो, जस्ट जोक अपार्ट, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक अच्छी बात और आपको बता दूं मैं कि मैं आपको जितना भी पढ़ाऊंगा इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में, है ना। आपके सामने ही मैं पूरे नोट्स बनाऊंगा और आपको ये सब पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे क्लास खत्म होने के आधे एक घंटे बाद अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। तो विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जस्ट क्लास खत्म होगी, आधे से एक घंटे में आपको इसके नोट्स मिल जाए करेंगे पीडीएफ फॉर्म में। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं, मेरे पूरे हैंड रिटन नोट्स में आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। सो क्वेश्चंस पे हम चलेंगे, पर क्वेश्चंस के पहले हम कंसेप्ट देखेंगे, कुछ छोटी छोटी चीजें पहले समझेंगे, फिर जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस आते जाएंगे हम बाकी चीजों को भी देखते जाएंगे। हाँ जी, डेली चलेगा, बस आप लोग को रेगुलर रहना पड़ेगा। मैं तो रेगुलर अब रहूंगा, आप लोग को रेगुलर मेरे साथ रहना है। ठीक है, चलो देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमें 3 टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना होगा। सबसे पहला आपका होता है सीपी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? हम इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। दूसरा होता है एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, और इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, राइट। और तीसरा हमारा होता है एमपी, एमपी मतलब क्या होता है? मार्क्ड प्राइस। इसके और भी कई सारे नाम हैं, पर सबसे कॉमन इसका जो नाम है वो क्या है? अंकित मूल्य है। अच्छा, और डिस्काउंट भी इसी चैप्टर में आता है। ठीक है, डिस्काउंट भी हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये जो चैप्टर है, हर एग्जाम, आप भारत के किसी भी सरकारी नौकरी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस काम आना ही है। तो इसको पढ़ने में सिर्फ प्रॉफिट है, लॉस है ही नहीं। ठीक है, चलो
हाँ, परसेंटेज का चार्ट भी मैं बताऊंगा। परसेंटेज इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है। परसेंटेज में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो परसेंटेज का एक बार लेक्चर आप मेरा पूरा पढ़ लेना। 6 से 7 घंटे का लेक्चर है, आपको परसेंटेज दोबारा कहीं से पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। इतना एकदम पेड क्लास में हम लोग जो पढ़ाते हैं ना, पूरा मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर उस पर डाला है। आप परसेंटेज एक बार पढ़ना, हमेशा का काम आपका परसेंटेज का खत्म हो जाएगा। देखो, एक बात आप ही समझना, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, इसमें एक चीज ये ध्यान रखें कि क्रय मूल्य ऑलवेज, कॉस्ट प्राइस हमेशा पता है कितना परसेंट होता है, हमेशा 100% होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी प्राइस पे आप जो भी चीज खरीदते हो, आपने कोई भी चीज जितने रुपए की ली, वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस होगा, खरीदने वाला मूल्य, और वो आपके लिए हमेशा 100% होगा। ठीक है, अब आपने अगर प्रॉफिट लिया तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, लॉस हुआ तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। पर प्रॉफिट या लॉस, शुरुआत में कोई भी चीज जो है उसकी प्राइस कितने परसेंट होगी, 100% होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत काम की बात बताता हूं, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट और लॉस पता है इनके बीच में होता है। लाभ या हानि की जब भी बात आती है, प्रॉफिट या लॉस की जब भी बात आती है, तो हमेशा हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को देखते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को देखते हैं। लेकिन जब इन दोनों की बात आती है तो यहां पे आपका कंसेप्ट पता है कौन सा वाला आता है, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट। मैं आपको भी एग्जाम्पल से बताऊंगा। देखो, सपोज करिए मैंने कोई चीज खरीदी जिसका प्राइस है 100 रुपीज। मैंने कोई वस्तु खरीदी जिसका मूल्य कितना है, 100 रुपए। सो मेरे लिए तो वो 100 रुपए की चीज है। ठीक है, अब मैं इस पर अगर, अब देखो आजकल का ट्रेंड क्या है, ये जो डिस्काउंट है ना, क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट से तो इंपॉर्टेंट है ही, पर हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एक जमाना हुआ करता था जब डिस्काउंट साल भर में 1 या 2 बार बड़े त्योहार पे ऑफर आते थे। आजकल आपने देखा होगा साल भर डिस्काउंट चलते, कोई भी छोटा सा डे आया और डिस्काउंट, और कुछ नहीं भी है तो भी सेल और डिस्काउंट चलता ही रहता है। रीजन पता है क्या है, रीजन है हम इंडियंस की आदत है ना। हमें अब डिस्काउंट का चस्का लग गया है, हमें अब डिस्काउंट की आदत लग गई है कि अगर किसी चीज पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा मतलब हम घाटे में हैं, है ना। तो कंपनीज जो है बड़ी बड़ी, वो भी बड़ी समझदार हैं, उन्हें पता है कि भारत में अगर आपको कोई सामान बेचना है तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। लेकिन भारतीय इतने खतरनाक है, उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि चीज थी कितने की और मिल कितनी रही है, उनको मतलब किस बात से, उन्हें मतलब है डिस्काउंट से। छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, अगर कोई चीज 1000 रुपए की है और मैं आपसे कहूंगा कि भाई आपके लिए 1100 रुपए, तो आप बोलोगे सर इतना महंगा, थोड़ा कम तो करो, हम तो रोज आपकी दुकान पे आते हैं, हम तो बहुत सारे बच्चों को आपके कोचिंग में लेकर आते हैं, तो आप बोलोगे कुछ डिस्काउंट दो, है ना। तो मैं आपसे बोलूंगा कि भाई मुझे 1000 का पड़ा, मैं तुम्हें 1100 में दे रहा हूं, इसमें और क्या डिस्काउंट दो। पर आपको तो डिस्काउंट चाहिए, तो आप मुझसे लड़ झगड़ के ये चीज 1050 में ले जाओगे। बहुत ही ज्यादा आप एक्सपर्ट हो भावताव करने में तो 1000 में ले जाओगे, और अगर महिलाएं लड़कियां आ गई तो वो तो 900 में ही ले जाएंगी, वो तो और खतरनाक होती इस मामले में। ठीक है, अब मुझे समझ में आया कि यार ये तो गलत बात है। अब मैंने क्या करा, मैंने मतलब बिजनेसमैन का बता रहा हूं मैं ऐसा नहीं करता हूं। अब अगर कोई 1000 रुपए की वस्तु है तो पता है क्या करेंगे, मैं उसको बोलूंगा कि भाई ये चीज 1500 रुपए की है, पर क्योंकि आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो तो आपके लिए ये 1300 की। आप बोलोगे सर बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया, बहुत सारा डिस्काउंट आपने दे दिया। तो अब आप यहां से खुशी खुशी जाओगे, क्योंकि आपको मतलब पता है, इस 1000 से मतलब नहीं है, आपको मतलब किस चीज से, कम कितना हुआ। आप बोलोगे सर थोड़ा सा और देख लो और अच्छा लगेगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं बोलूंगा ये लो 1200 में ले जाओ। आप बोलोगे सर सही है, अब हमेशा आपकी दुकान पे आएंगे। समझ में आ रही है बात, है ना। तो हमें इस चीज की आदत है, हम ये देखते हैं कि हमें कम कितना पड़ा, हमें डिस्काउंट कितने का मिला, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज थी कितने की और हम लेके कितने की आए। तो जब मैं ईमानदारी से 1100 में दे रहा था तो कोई भी नहीं ले रहा था, फिर मैंने कहा कि ठीक है 1500 में और ये लो 1200 रुपए का। तो ये एक्चुअली दुकानों का ये कल्चर है, मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में आप देखोगे ब्रांड्स का, तो ये सिस्टम उनका चलता है ना। तो ऐसे डिस्काउंट का कंसेप्ट आया। तो अगर कोई चीज 100 रुपए की है, ठीक है, तो मैंने उसके ऊपर एक टैग लगाया। अब हम वापस, ये तो मजाक वाली बात थी, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक वाली बात है। तो 100 रुपए की चीज है, मैंने उसके ऊपर एक टैग लगाया, मैंने उसके ऊपर एक पर्ची चिपका दी, और पर्ची चिपका के उसके ऊपर मैंने लिख दिया 150 रुपए।
समझ में आ रहा है? तो अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के ऊपर जो मूल्य छपा हुआ होगा, प्रिंटेड प्राइस, अंकित मूल्य जो उसके ऊपर अंकित है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे उसका मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। तो चीज 100 की है, मैंने लिख दिया 150, और अब मैं इस पे डिस्काउंट दूंगा, तो डिस्काउंट देने के बाद इसी चीज को मान लो मैंने 120 रुपए में बेचा। समझ में आ रही बात? चीज थी 100 की, लिखा मैंने 150, और डिस्काउंट के बाद बेचा कितने में? 120 में। तो अब सुनना, ये क्या है? क्रय मूल्य है। ये क्या है? अंकित मूल्य है, मार्क्ड प्राइस है। और ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि बताओ यहां डिस्काउंट कितने रुपए का दिया, ठीक है, कितने रुपए का, यहां कितने रुपए की छूट दी गई, तो आप छूट के लिए इन दोनों के बीच का अंतर देखोगे, हाँ या ना? भाई डिस्काउंट कहां से निकालोगे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही देखोगे ना। तो आप बोलोगे सर यहां पे 30 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। मतलब डिस्काउंट किन के बीच में देखा जाता है? विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में। अच्छा, फिर मैं आपसे पूछूंगा बताओ यहां प्रॉफिट कितने का हुआ, तो अब आप इन दोनों के बीच देखोगे, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 20 रुपए का, तो हम बोलेंगे यहां प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 रुपए का हुआ। ओके है ना? समझ में आ रही? बहुत बेसिक बात बता रहा हूं मैं, ये एकदम बच्चों वाली चीजें हैं जो आपने पहले पढ़ी है, पर क्योंकि हम चैप्टर को एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो ये मुझे बताना जरूरी है। ओके है? तो प्रॉफिट या लॉस के लिए हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, और डिस्काउंट के लिए हम इन दोनों का डिफरेंस देते हैं। और ये जो मार्क्ड प्राइस है, अंकित मूल्य है, ये बना ही डिस्काउंट के लिए है। आगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर अभी थोड़ा बहुत कम भी आ रहा है, चिंता मत करना, जैसे जैसे क्वेश्चंस हम करेंगे आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके है? तो ये ले लेते हैं। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो आपसे मैंने कहा है कि मैं आपको फॉर्मूले से नहीं सिखाऊंगा, और अगर किसी को फॉर्मूले से ही सीखना है तो उसको YouTube पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मार्केट से कोई भी किताब उठा लाओ, उसमें ढेर सारे फॉर्मूले लिखे हैं, उसको रट डालो, है ना? पर एक बात ध्यान रखना कि फॉर्मूले से आप कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, है ना? क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं, और फॉर्मूले से केवल एक ही, मतलब एक फॉर्मूला याद करोगे तो उससे एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। और अगर लॉजिक लगाना सीख गए, एक बार दिमाग चलने लगा, तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, कितना भी घुमा के दे दें, क्वेश्चन कितना भी टफ बना के दे दें, आपसे बन जाएगा। क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा मत सोचना कि बस 15-20 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बहुत प्रकार के क्वेश्चंस हैं, है ना? अगर इसको एक महीना भी पढ़ाए ना तो भी इसके क्वेश्चंस खत्म ना हो, इतने टाइप होते हैं। पर इतना पढ़ाना पॉसिबल भी नहीं है, इतना पढ़ना भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक ही बात है, और वो क्या है कि लॉजिक डेवलप करो, है ना? आपका जो स्कूल का एक्सपीरियंस है उससे मत कंपेयर करो, है ना? आप जब एक बार पढ़ने लगोगे ना, इंटरेस्ट आएगा और आपको लगेगा कि वास्तव में फॉर्मूले से करना भी नहीं चाहिए। ठीक है? तो मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखा रहा हूं, इसको अच्छे से सुन लेना। मैं आपको एक परसेंटेज का चार्ट बनाकर बता रहा हूं, और ये परसेंटेज का चार्ट अभी बस देखते जाना, ठीक है? बिल्कुल चिंता मत करना कि ये वैल्यूज कैसे आ रही हैं, क्या है, सब मैं आपको बताऊंगा। बस एक बार ईमानदारी से आप बस मेरी चीजों को फॉलो करते चलो। आपको अगर एंड में अच्छे से ना क्वेश्चंस बनने लगे तो मुझसे बोलना, है ना? इसलिए आप पूरा मेरे ऊपर छोड़ दो, और जैसा जैसे मैं बोलते जा रहा हूं वैसे वैसे आप करते जाना, और वो चीजें आप बस समझते जाना, ठीक है? देखो, आपको पता है कि कभी भी एग्जाम में ऐसे सिंपल परसेंटेज आजकल पूछे नहीं जाते। 10%, 20%, 30%, इनका जमाना गया, है ना? आजकल जो नया पैटर्न चल रहा है उसमें आपने देखे होंगे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। 16 2/3%, 14 2/7%, इसके बाद 12 1/2%। तो आखिर इन सब का चक्कर क्या है, ये सब क्या होते हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूं, और ये यहां कैसे काम आएंगे उसको मैं समझा रहा हूं, ठीक है? अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर अच्छे से करना है तो 2 चैप्टर्स का बेसिक पता होना चाहिए, परसेंटेज और रेशो, अनुपात और प्रतिशत। प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप में कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप में 2 चैप्टर्स का मिक्सचर है, 2 चैप्टर्स का मिश्रण है। पहला प्रतिशत और दूसरा अनुपात, और आप देखना हर जगह यही कंसेप्ट लगेंगे, और बहुत आसान है। अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा है तो भी आपसे बनने लगेगा। देखो भाई, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 100%, ठीक है? और प्रतिशत
मतलब 100 हो गया। अनुपात का बेस हमेशा क्या होता है? 1, और हम पूरे टेक्निक वही लगाएंगे। तो आप एक बात याद रखना कि कभी भी 1 लिखा हुआ है, अगर मेरे पास कोई एक चीज है तो वो अपने आप में 100% है। ठीक है, अगर मेरे पास एक चीज है तो वो अपने आप में क्या है? 100% है। अगर मैंने किसी चीज के 2 भाग करे, मैंने किसी चीज को 2 भागों में बांटा, मतलब मैंने उसको कितने कितने परसेंट कर दिए? अगर एक चीज को 2 भागों में बांटोगे तो 50-50% ही तो होगा। अगर किसी चीज को 3 भागों में बांटोगे तो वो कहलाएगा आपका 33 1/3%। 4 भागों में बांटोगे तो वो कहलाएगा आपका 25%। 5 भागों में बांटोगे तो वो कहलाएगा 20%। ठीक है, आपको मैं अभी थोड़ा सा चलो बता देता हूं कि इनका यूज क्या है, फिर आपको और इंटरेस्ट आएगा। मैंने आपसे कहा कि किसी चीज को बेचने पर मैंने 33 सही 1/3% लाभ कमाया, है ना। 33 1/3% प्रॉफिट, 33 सही 1/3% मैंने लाभ कमाया। इसका मतलब क्या है ना? बस सुन लो, फिर आगे क्वेश्चन से और अच्छे समझ में आएगा। आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/3। ठीक, और आपको अब यह पता होना चाहिए कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे हैं तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य होगी और ऊपर वाली वैल्यू उसका प्रॉफिट या लॉस होगी। मतलब किसी चीज को अगर मैंने 33 1/3% प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब अगर कोई चीज 3 रुपए की होगी तो मैंने 1 का प्रॉफिट लेकर 4 में बेचा होगा, और अगर उसे लॉस में बेचा है तो मैंने 3 में से 1 का लॉस लेकर उसको कितने में बेचा होगा? 2 में। ठीक है, ये आगे हम इसको ऐसे यूज करेंगे, बाकी आगे क्वेश्चंस के साथ मैं आपको ज्यादा अच्छे से इसे समझाऊंगा, है ना। अपनी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगला आप ध्यान रखें, देखो ये समझ में आ गया, किसी चीज को 6 भागों में बांटने का मतलब होता है 16 2/3%। 7 भागों में बांटने का मतलब होता है 14 2/7%। और इनको कैसे याद करना है मत चिंता करना, है ना, घबराना मत, मैं आपको सब याद करवा दूंगा, बस देखते चलो। 1/9 का मतलब क्या होता है? 11 सही 1/9। 1/10 का मतलब क्या होता है? 10%। 1/11 का मतलब क्या होता है? 9 सही 1/11। 1/12 का मतलब क्या होता है? 8 सही 1/3। 1/13 का मतलब क्या होता है? 7 सही 9/13। 1/14 का मतलब क्या होता है? 7 सही 1/7। और लास्ट 1/15 का मतलब क्या होता है? 6 सही 2/3। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम पर एक चार्ट शेयर करूंगा, 1 पेज का 2 पेज का है, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना और जहां भी आपका स्टडी टेबल है वहां पे लगा लेना। ये वही सब इसका पूरा चार्ट में दूंगा, रोज आप बस एक बार इस पे नजर भी घुमा लोगे ना तो अपने आप ये चीजें याद हो जाएंगी। और आपको अभी इस चीज की ताकत पता नहीं है, आपने अगर इस चीज को समझ लिया ना तो आपका परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिश्रण, कई सारे चैप्टर्स चुटकी बजाने जितने आसान हो जाएंगे। और ये चीजें बच्चे सीखते नहीं हैं, या तो कोई सिखाता नहीं है या वो सीखते नहीं है, इसलिए वो परेशान होते रहते हैं। और अभी आप देखना कि इनसे हम टफ क्वेश्चंस को भी कितनी आसानी से करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते चलो आप आगे। इतनी बात समझ में आ गई? पीडीएफ मिलेगी आपको अपने विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पे जाना, ज्वाइन कर लेना। इसके नोट्स भी मिल जाएंगे और वो चार्ट भी मिल जाएगा, सारी चीजें आपको पीडीएफ और सब कुछ वहीं मिलेगा आपको, है ना। कंप्लीट चैप्टर होगा भाई, कंप्लीट, है ना। जितने क्वेश्चंस कराऊंगा पूरा आपको अच्छे से मैं करवाऊंगा। ओके है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो फिलहाल बस मैंने आपको भी ये चार्ट बनवाया है, फिर जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी वैसे मैं आपको चीजों को याद दिलाते रहूंगा, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, और क्वेश्चंस में इसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे इनका यूज करना है उसको समझेंगे। तो आइए, और आपको पता है कि मैं हमेशा टाइप वाइज पढ़ाता हूं, है ना। मैं 2 चीजें हमेशा पढ़ाता हूं, मतलब जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो ये है कि पहला तो मैं टाइप वाइज पढ़ाता हूं और हमेशा एकदम 0 लेवल से, बेसिक से मैं एडवांस लेवल की तरफ लेकर जाता हूं, है ना। आपको खुद धीरे धीरे लगेगा कि हां, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएगा लेवल आपको खुद फील होगा कि हां लेवल बढ़ते जा रहा है ना।
एक तरीका वो होता है कि पहला क्वेश्चन ही टफ दे दो, पहले क्वेश्चन में ही बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन कर दो और उसको ये एहसास करा दो कि तुम्हें मुझसे पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, तुम्हें मैं ही सिखा सकता हूं। गलत तरीका है वो, है ना। कभी भी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना चाहिए, तरीका हमारा सही होना चाहिए। अगर हम एकदम जीरो से सिखाएंगे ना तो बच्चा सीखते भी जाता है और उसका लेवल भी बढ़ते जाता है। तो कभी भी किसी क्वेश्चन को देख के अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत किया करो, है ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ लोचा है वहां पर। चलो भाई जल्दी से आंसर बता दो मुझे इस क्वेश्चन का, बता सकते हो क्या? हाँ जी, रोज क्लास होगी ये, वेरी गुड, ओके। देखिए भाई, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपए है, कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, है ना। इतना आसान क्वेश्चन पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य यह नहीं कि आप आंसर बताओ, मैं आपको इससे कंसेप्ट बताऊंगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं ना। 5 मिनट हम इस क्वेश्चन पे देंगे और आपको बहुत मजा आएगा इसमें, ठीक है। देखो, मैं आपको 3 तरीके सिखाऊंगा और आप उनको अच्छे से समझना। आपको लगेगा सर इतने इजी क्वेश्चन में 3 तरीके क्यों बता रहे हो? कभी भी छोटे छोटे क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत करना, ये बहुत खतरनाक चीजें इन्हीं से निकल के आती हैं। देखो भाई, आप एक बात समझ लेना कि प्रॉफिट हो या लॉस, हम हमेशा किस चीज पे कैलकुलेट करते हैं? हम हमेशा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर कोई चीज 8,000 रुपए की है और मैं 25% लाभ कमाना चाहता हूं, तो 25% किसका कमाऊंगा? 8,000 का ही कमाएंगे ना। तो इसको कैंसिल करा, इसको हल किया, मतलब 2,000 रुपए का लाभ होगा। तो 8,000 रुपए की चीज को 2,000 रुपए के लाभ पर बेचेंगे, मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 10,000, जिसका आंसर आप सभी लोगों ने दिया, ठीक है। एक तरीका तो हमारा भाई ये हो गया। दूसरा तरीका सुनो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में ही कहा कि क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है? 100% होता है ना। हर चीज अपने आप में 100% होती है और मैं उसी का 25% प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो मैं क्या यहां डायरेक्ट 125% रख दूं क्या? सोच कर देखो, हर चीज 100% होती है और उसका 25% जोड़ना है, तो डायरेक्ट 125 निकाल दो ना। तो सॉल्व कर लो, 25 से कैंसिल होगा 5 बार, ये होगा 4 बार, 4 से कैंसिल होगा ये 2,000 बार, 2,000 का 5 गुना, तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ गया? 10,000। ये विक्रय मूल्य आ गया। समझ में आ रही है बात? तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, है ना, इसको कभी यूज नहीं करना। अगर यूज करना ही है तो इस तरीके को यूज करना। अदरवाइज आप एक और तरीका लगा सकते हो, तीसरा। और तीसरा आपका तरीका कौन सा वाला है? रेशो वाला है। इसको भी सीख लो, बहुत काम की चीज है ये, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं काम की चीज है तो मान लो मेरी बात, आपको आगे समझ में आएगा कितने काम की चीज है ये, ठीक है। देखो भाई, आपको पता है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न क्या होता है? 1/4। मैंने आपसे कहा था कि नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है, और ऊपर उस पे जो भी लाभ कमाना है तो एक जोड़ दो, हानि है तो एक घटा दो, प्रॉफिट या लॉस। तो आप हमेशा 2 चीजों का अनुपात बनाओ, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है ना। और जिनको लग रहा है सर आगे बढ़ो, तो अभी रुक जाओ, अगले क्वेश्चन में आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं इतना डीप में क्यों पढ़ा रहा हूं, है ना। थोड़ा सा रुको और अगले क्वेश्चन का आंसर बताना फिर मुझे। देखो, क्रय मूल्य कितना मानोगे? 4। और क्योंकि प्रॉफिट लिया है ना, तो प्रॉफिट है तो 1 जुड़ेगा, लॉस होता तो 1 घटाते, 4 में 1 जुड़ेगा, तो विक्रय मूल्य क्या बनेगा? 5। अब मुझे बताओ कि 4 क्रय मूल्य हमें रुपए में दिया हुआ है, 4 का मान 8,000 है, मतलब 4 से 8,000 है, मतलब ये कितना गुना है? ये 2,000 गुना है। तो क्या इसका भी 2,000 गुना किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। उस हिसाब से उसका विक्रय मूल्य कितना आएगा? 10,000 आएगा, है ना। ये चीज अभी थोड़ी सी अगर कम भी समझ में आई है तो चिंता मत करना, आगे ये और बताऊंगा, मैं बार बार बताऊंगा, आराम से समझ में आएगा। क्लियर है? बताओ जल्दी से। क्रय मूल्य हमेशा, कुछ भी हो जाए, नीचे वाली वैल्यू आपकी हमेशा क्रय मूल्य होगी। तो क्रय मूल्य अगर 4 है और उस पे आपने 1 का प्रॉफिट कमाया, तो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जो है,
ये विक्रय मूल्य है, तो सेलिंग प्राइस उसका 5 ही होगा क्या? इस ट्रिक से फायदा पता है क्या है कि अगर क्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हो, विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य निकाल सकते हो। इनमें आप गड़बड़ कर दोगे पर इसमें कभी गड़बड़ नहीं होगी। 4 का मान 8000 है। कई लोग सोच रहे होंगे ये कैसे किया, तो अनुपात में 4 का मान 8000 है तो 1 का मान निकालते हैं अनुपात में हमेशा। 1 का मान 2000 तो 5 का मान कितना, तो आपका आंसर कितना आ गया? 10,000 रुपए। और आई थिंक यही आंसर आप सबने दिया था। इस क्वेश्चन का उद्देश्य मुझे आंसर पता करना नहीं था, मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं, मैं आपका बेसिक क्लियर करना चाहता हूं कि क्या क्या होता है। इस बात को हमें समझना है। ओके है, ठीक है ना? समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड। चलो ओके, चलो अगर आपको समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो। ये लो भाई, बताओ जल्दी से करके। प्रॉफिट एंड लॉस लगभग मान के चलो 1 हफ्ता तो चलेगा भाई। मैं आधा अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा ना, पढ़ाऊंगा तो पूरा एकदम डीप बेसिक क्लियर करते हुए, सारे टाइप कवर करते हुए, तो 1 हफ्ता तो कम से कम लगेगा। कम से कम बोल रहा हूं 10 दिन भी लग सकता है, डिपेंड करेगा आप लोगों की स्पीड पर। बताइए जल्दी से। हाँ मैं तो बताऊंगा ही भाई सॉल्व करके। हाँ सुधा, आपको अभी और समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अभी इसको रेशो मेथड से ही करना पड़ेगा। जो मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 है अब वो फेल हो गई, अब यहां पे रेशो मेथड ही लगेगी। और यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि चीजें सीख लो, अगर जरा सा भी चेंज आया ना आप फेल जाओगे। करेक्ट, हाँ जी। चलो भाई देखो इधर जरा क्या करेंगे। आपके सामने इस बार सबसे बड़ी समस्या है ये, अगर आप बेसिक मेथड से भी करोगे ना कि 12,000 गुणा 123.33%, तो भी आपको देख के ही लगेगा कि इससे तो इसको छोड़ देंगे ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, अगर कर भी लोगे ना तो भी इनमें से आंसर नहीं आएगा, आंसर लगभग में आएगा और हमें एग्जैक्ट आंसर निकालना है ना? कुछ लोग बोल रहे हैं 14,800, तो लेट्स सी, चेक करते हैं क्या आंसर है आपका। देखो भाई एक बात मेरी अच्छे से सुन लो कि अगर कभी परसेंटेज कठिन दिया हुआ है, अगर प्रश्न में प्रतिशत कठिन दिया है तो उसको भिन्न में बदल लो। ठीक है, मतलब परीक्षा लेने वाला चाहता है कि आप उसको आसान बनाओ। अगर वो बच्चा जिसको इसको बदलना नहीं आता होगा, या तो वो पछता रहेगा, समय खराब करेगा, या फिर वो इसका आंसर जल्दी ले आएगा। ठीक है, तो अगर आपको कभी कठिन प्रतिशत दे तो रूल नंबर 1 घबराना नहीं, और रूल नंबर 2 कि उसको हमेशा भिन्न में बदलो। कैसे बदलोगे वो मैं सिखाऊंगा आपको, है ना? तो आपको पता है कि 23.33% तो सर ने जो चार्ट बनवाया था उसमें भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? तो देखो इसको हम चेंज करेंगे। मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं इसको 20 + 3.33 लिख सकता हूं क्या? देखो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी इस प्रश्न से आपको। मैं इसको तोड़ रहा हूं 20% + 3.33% में। कर सकते हैं ऐसा? अब मुझे बताओ कि 20% का भिन्न में मान होता है 1/5। आप बोलोगे हां सर। अब 3.33 का मतलब क्या होता है? देखो फिर और गहराई में चलते हैं। 33 सही 1/3 का मान 1/3 होता है, और 33.33 भी इसी को बोलते हैं, इसका मान भी 1/3 होता है। अब याद रखना, अगर दशमलव खिसका, 0.1 अंक इधर बढ़ा तो नीचे एक 0 लग जाएगा। ठीक है, नहीं आया समझ? देखो मैंने कहा कि 25% का मान होता है 1/4। आप बोलोगे हां सर ये तो सही है ना? पर मैं बोलूंगा कि 2.5% का भिन्न में मान क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/40। अगर ऊपर दशमलव लगा तो नीचे 0 बढ़ेगी, है ना? तो अगर इसको मत देखो, अब 33.33 का मान है 1/3, अगर दशमलव इधर बढ़ा तो नीचे 0 बढ़ जाएगी, मतलब इसका भिन्न में मान क्या होता है 1/30। ठीक है,
एलसीएम ले लो 30, 5 से कटेगा 6 बार, 30 से कटेगा 1 बार, इसका मान आएगा 7/30। क्या समझ पाए आप? बताओ जल्दी से। 20% मतलब 1/5, इसका मतलब 1/30, एलसीएम आएगा आपका 6 और 1 7/30। तो ये जो आपने 23.33% लिखा ना, इसका भिन्न में मान पता है कितना आ रहा है? इसका मान आ रहा है 7/30। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि 7/30 का मतलब क्या है? आपको पता है कि नीचे हमेशा क्रय मूल्य और ऊपर प्रॉफिट या लॉस, ये तो आपको पता है। फिर आप दो चीजों का अनुपात बनाओगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। इतना इंग्लिश चलेगा ना, हिंदी लिखने की जरूरत तो नहीं है इनको बार बार। तो आपको पता है कि क्रय मूल्य 30 होगा, अगर लाभ है तो 7 जुड़ेगा, हानि है तो 7 घटेगा। क्या दिया है? लाभ। लाभ मतलब जुड़ेगा, तो ये जुड़कर क्या बनेगा? 37 बनेगा। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गई बात इतनी? अब आप मुझे बताओ कि 12,000 क्या है? क्रय मूल्य है। तो अगर 12,000 क्रय मूल्य है तो इसमें भाग भी क्रय मूल्य का देंगे, और विक्रय मूल्य पूछा है तो गुणा विक्रय मूल्य का करेंगे। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं। 0 से आपका 0 कट गया, 3 से कट जाएगा कितनी बार? 400 बार। 400 का 37 में गुणा करो, 7 चौक 28 है ना, 12 और 2 14। आपका आंसर आ जाएगा उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा भाई? 14,800। 14,800 मतलब ऑप्शन डी। और यह आंसर मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही दिया था। ठीक है, हां एक बार और बता रहा हूं, डोंट वरी, एक बार और बता रहा हूं। समझ में आया? तो कैसे हम टफ चीजों को आसान बना सकते हैं, वो हमारा मेन उद्देश्य है। ठीक है, और मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि अपना टारगेट आंसर से ज्यादा क्या है? हमारा टारगेट आंसर से ज्यादा जरूरी है उसका कंसेप्ट सीखना, है ना। एक ही क्वेश्चन को 50 तरीके से पूछा जा सकता है, अगर कंसेप्ट सीखा तो आप वही प्रश्न बना दोगे, और नहीं तो यह क्वेश्चन बहुत आसान है पर अच्छों से नहीं बनता, है ना। रीजन क्या है? कि उन्हें इसको हल करना ही नहीं आता, ये कोई नहीं सिखाता। अधिकतर टीचर क्या करते हैं? 10 रख देंगे, फिर 20 रख देंगे, फिर 30 रख देंगे। बच्चे को मजा आता है कि अरे सब बन रहा है। ये कोई नहीं सिखाएगा। क्यों? क्योंकि या तो वो आता नहीं होगा, और अगर आता होगा तो फिर इसको समझाना बड़ा मुश्किल। इससे बेटर है कि सिखाओ ही मत, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ा दो, आसान आसान रखकर काम खत्म। ठीक है, चलो एक बार फिर से ध्यान से सुनो मैं क्या आपसे बोल रहा हूं। हमने इसको भिन्न में बदला। देखो एक बात आप समझ लेना कि अगर ऐसा कठिन प्रतिशत परीक्षा में आया है, मतलब वो आपसे कुछ ना कुछ आसान बनाने की उम्मीद करते हैं। अगर आपने इसको बिना कुछ करे हल करा, आपका आंसर गलत आना तय है। ठीक है, तो जब भी कठिन प्रतिशत आए उसको भिन्न में बदलो। तो आपने इसको तोड़ा 20 और 3.33 में। 20% का मान 1/5 होता है। ये 1/30 कैसे हुआ मैंने आपको समझाया। 33.33 1/3 होता है, दशमलव लगा, नीचे एक 0 बढ़ेगा। एलसीएम लिया 30, 5 से कटा 6 बार, 30 से कटा 1 बार, इसका भिन्न आया 7/30। और अब इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नीचे वाली चीज हमेशा क्रय मूल्य होगी, प्रॉफिट है। अच्छा ऊपर 1 आए ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर 7 आया है तो 7 का प्रॉफिट, लॉस होता तो 7 माइनस कर देते। मान लो अगर यहां हानि होती तो 30 में से 7 घटा के हम अनुपात पता है क्या बना देते? 30:23। पर क्योंकि यहां प्रॉफिट है तो मैं 7 यहां पर प्लस करूंगा। अच्छा अब अगली बात की ये क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस में भाग भी किसका देंगे? कॉस्ट प्राइस का, क्रय मूल्य का। अगर मान लो 12,000 विक्रय मूल्य होता तो मैं भाग 37 का देता, और गुणा किससे करता? 30 से। तो जो दिया है उसी के अनुपात का भाग देंगे। क्रय मूल्य है तो भाग भी क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य है तो भाग किसका? विक्रय मूल्य का। ओके है? ओके है? ठीक है, चलो और अच्छे से भी सीख जाओगे। अभी मैंने मात्र 2 क्वेश्चंस करवाए हैं। अब आप सोचो कि जब हम 70, 80, 100 क्वेश्चंस कर लेंगे तब आपका लेवल क्या होगा। इसलिए पेशेंस रखो, बढ़िया तरीके से आप सीखोगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर बताएं, लगाओ दिमाग। अब आपके लिए मेन है ये वाली चीज, चैलेंजिंग। लगाओ जल्दी से दिमाग, क्या करोगे बताओ। हां देखो, जो परसेंटेज का चार्ट है और जो क्लास के नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर के नाम से सर्च कर लेना, ज्वाइन कर लेना। सारे डेली, अब डेली जितनी भी हमारी क्लास होती है, मैथ्स की नहीं बाकी भी, साइंस की क्लास होती है, इंग्लिश की क्लास होती है, इनके नोट्स आपको वहीं मिलते हैं।
अगर आप ऐप पर हैं विनर्स की तो वहां नोट्स मिलते हैं, और अगर यूट्यूब की क्लास है तो उसके नोट्स टेलीग्राम पे मिलते हैं। चलो भाई, अगर अच्छी क्लास लग रही है तो लाइक कर सकते हैं आप लोग, है ना। देखो इतने लोग देख रहे हैं और लाइक अभी कम चल रहे हैं। यही दिक्कत है हमारे देश के ना, लोग बांटने से बड़ा बचते हैं। ओके भाई, देखो कैसे करेंगे। पहले तो इसका हमें, देखो इसका मुझे टेंशन नहीं है, अगर ये हल हो गया तो ये तो होना ही है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि 27.5 को कैसे तोड़ा जाए। इसको तोड़ने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है 25 प्लस 2.5, दूसरा तरीका है 20 प्लस 7.5। आप दोनों में से कोई भी तरीका कर लेना, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी। तो मुझे लगता है कि इसे 25% प्लस 2.5 में तोड़ना ज्यादा समझदारी रहेगी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न मान 1/4, तो इसका 1/40 होगा। थोड़ी देर पहले ही बताया था। एलसीएम लिया 40, 4 से कटा 10 बार, 40 से कटा 1 बार, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई 11/40। ठीक है। और देखो ये सब चीजें प्रैक्टिस होने के बाद मन में हो सकती है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना लिख रहा हूं, बिना लिखे भी आप बहुत सारा काम दिमाग में कर सकते हो। 11/40 का मतलब क्या होगा, नीचे वाली चीज क्रय मूल्य, ऊपर वाली चीज प्रॉफिट या लॉस। तो अगर क्रय मूल्य 40 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, उसमें 11, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है तो प्लस होगा, 40 में 11 जुड़ेगा तो कितना बनेगा 51। क्लियर है इतनी बात। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु को, अब एक चीज और आपने ऑब्जर्व करी यहां पर, आपने अगर देखा हो तो इस बार ये पता है क्या है, ये आपको दिया हुआ है क्रय मूल्य, सॉरी ये आपको दिया हुआ है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस है। तो अगर 66,300 अगर विक्रय मूल्य है तो हमारे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना है 51, तो उस हिसाब से क्रय मूल्य क्या होगा। आया समझ में। हाँ जी, कमेंट दिख रहे हैं भाई, सबके कमेंट दिख रहे हैं। अरे ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चिंता ही मत करो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्लियर है। तो 40 पर 11 का प्रॉफिट हुआ, मतलब अगर चीज 40 की होगी तो उसको बेचा कितने में गया है, 51 में बेचा गया है। अब आप इससे डिवाइड कर दो, तो ये डिवाइड होगा, पहले कितनी बार डिवाइड होगा, एक बार, है ना। 51 चला जाएगा तो बचेगा कितना 153, और ये कितनी बार, 3 बार, मतलब ये एग्जैक्ट 13 बार कैंसिल हो रहा है ना। एग्जैक्ट 13 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, और इसके बाद आप गुणा करोगे, 13 का 4 गुना हो जाएगा 52, और ये आ गया 3 जीरो। ये मिल गया भाई आपको उसका कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। अब आप ईमानदारी से बताओ कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, समझ में आया। 3 क्वेश्चंस में हमने पूरे चैप्टर का काया पलट कर दिया, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि चीजों को आसान बनाया जा सकता है। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, मेथड सही होनी चाहिए। मेथड सही है तो हर चीज आसान, और अगर मेथड सही नहीं है तो फिर मैथ्स तो बहुत टफ होता ही है, और इस जन्म में तो हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे। ये चीज हम बचपन से हमारे दिमाग में बैठा दी गई है। हां मोहित भाई, पहला दिन है इसलिए स्पीड स्लो है, आज बेसिक चल रहा है, बेसिक में मैं स्लो ही पढ़ाता हूं, है ना। उसके बाद फिर स्पीड बढ़ेगी थोड़ी, और सब लोगों को लेके चलना है। देखो मेरा मेन उद्देश्य, कौन लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, जो एकदम मैथ्स से डरते हैं, उनको मैथ्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना मेरा मेन उद्देश्य है। इसलिए आराम से चलेंगे, सबको लेते हुए चलेंगे। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसको तो आप कर ही लोगे आप, चलो इसका आंसर भी जल्दी से बता ही दो, फटाफट बता दो। जल्दी से बता दो। गुड, हाँ अशोक लाएंगे, वो भी लाएंगे। और देखो आप में से अधिकतर लोग पता है परेशान क्यों हैं, जो आपके डाउट्स आ रहे हैं। आपको डाउट तभी होगा जब आप क्लास में लेट आओगे। अगर रोज 6 बजे का टाइम है, आप शार्प 6 बजे आ जाओगे, शुरू से क्लास अटेंड करोगे, आपको हर बात समझ में आएगी। जो लोग लेट आए हैं अब वो अभी यही पूछ रहे हैं कि सर 2.5 को आपने 1/40 क्यों लिखा। अब मैंने ये समझाया है, पर आप लेट आए हो इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूं
25% को हल करने पे 1/4 आता है। अगर इनमें दशमलव आया तो दशमलव आया मतलब नीचे एक जीरो बढ़ेगी। इतना समझ लो, बाकी फिर वीडियो को पीछे करके देख लेना, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। बोलो भाई क्या करोगे? इस बार परसेंटेज आसान है, चाहे तो आप इसको, अब देखो अगर परसेंट इजी दिया है तो फिर अपनी चॉइस है, रेशो मेथड लगा लो या डायरेक्ट कर लो, है ना। 46,000 में बेचा, आपको पता है कि 46,000 जो है विक्रय मूल्य है, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस के अंदर दो चीजें होती हैं, कॉस्ट प्राइस, और यहां क्योंकि प्रॉफिट लिया है तो ये आपको पता है क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है और प्रॉफिट 15% का लिया है, मतलब ये अपने आप में 115% है। तो 100% क्या कैंसिल करोगे, आंसर आएगा आपका 40,000। क्लियर है क्या? पहला तरीका। दूसरा तरीका आप बोलोगे सर रेशो से बताओ, तो 15% मतलब 15/100। 15/100 का मतलब क्या होता है? 15/100 का मतलब होता है 3/20। 3/20 का मतलब कि अगर क्रय मूल्य 20 हो तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना होगा? 3 ज्यादा 23। इस बार क्वेश्चन में 46,000 आपका सेलिंग प्राइस है, मतलब वो क्या है? 23 है। तो क्रय मूल्य कितना होगा? 20। तो ये कैंसिल होगा 2000 बार, 2000 का इससे गुणा करोगे, आंसर आपका कितना आएगा? 40,000 आएगा। दोनों मेथड्स क्लियर है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके भाई, अच्छा लग रहा है? वेरी गुड। 40,000 आंसर आएगा, सी नहीं आंसर है, ए आंसर है। क्लियर सब कुछ? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये एक और बहुत आसान क्वेश्चन है। आज की क्लास बेसिक है। आज आपको लगेगा कि सर इतने आसान क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हो, और अभी रुको, 1 या 2 दिन बाद आप क्लास का लेवल देखना, पर पहले बेसिक मुझे क्लियर कर देने दो, फिर आप देखना। हाँ भाई विनीत, बिल्कुल, थैंक यू विनीत। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके है, बताओ जल्दी से आंसर इसका। किसी वस्तु को 15,000 में बेचा, इसको तो नॉर्मल आपको बस करना है। ऐसे सवाल पता है किसमें आते हैं? जेल प्रहरी वाली परीक्षाएं, कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, इतने आसान प्रश्न आते हैं, है ना। हाँ, अगर थोड़े दूसरे बड़े एग्जाम्स की बात करें तो उनमें लेवल थोड़ा सा हाई होता है। 15,000 की चीज थी, आपने उसको 18,000 में बेचा, तो एक चौथी क्लास का बच्चा भी बता देगा कि यहां पे 3,000 रुपए कमाए हैं। और प्रॉफिट हो या लॉस, हमेशा बेस आपका क्या रहेगा? आपका क्रय मूल्य। हमेशा नीचे आप क्रय मूल्य ही रखना और गुणा करना आप 100 का। हल कर लोगे क्या? 15 दूनी 30, 20% का प्रॉफिट यहां पर है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, बहुत आसान सी बात है। 15,000 की चीज को 18,000 में बेचोगे, 3,000 का प्रॉफिट, और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रखना, हमेशा। लॉस हो तब भी, हानि हो तब भी। हाँ जी, रोज अपनी क्लास 6 बजे से चलेगी। आप अपना शेड्यूल फिक्स कर लो, रोज 6 बजे आपको लाइव आ जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग शुरू कर चुके हैं और अब इसको पूरा खत्म करके ही तब भी नहीं रुकेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ नया टॉपिक आपका आ जाएगा। तो 6 बजे का टाइम सेट कर लो, ये आपका रहने वाला है। हाँ भाई, मेरी देखो नाम लेने की आदत नहीं है बार बार, है ना। मुझे ऐसा पर्सनल फील होता है कि नाम लेने से क्लास डिस्टर्ब होती है। जो पढ़ने लिखने वाले सीरियस सिंसियर बच्चे ना, वो डिस्टर्ब होते हैं। तो नाम ये लेना ठीक है, कभी कभी लेंगे भी नाम, ऐसा नहीं कि नाम नहीं लेंगे, पर एकदम चिल्ला चोट करना क्लास का तरीका नहीं है बेसिकली। भाई मुझे अच्छा पढ़ाना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, बस 2 चीजों से मतलब रखो। टीचर को एंटरटेनर मत बनाओ कभी। टीचर को यह मत बोलो कि सर डांस करो, गाना गाओ, नाचो, चिल्लाओ। टीचर को टीचर बने रहने दो। वेरी गुड। 24, अब देखो डायरेक्ट डिफरेंस ही ले लो, तो दोनों में अगर आप देखोगे तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 3600 का है। नीचे आप 24,000 रखोगे कॉस्ट प्राइस और इंटू 100 कर दोगे। 3 जीरो से आपके 3 जीरो कैंसिल हो गए, 12 से 2 बार, 12 से 30 बार, और 2 को इससे कैंसिल करोगे, 15% का प्रॉफिट। एकदम सिंपल कैलकुलेशन था, आपका आंसर बी है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये लो इसको करो।
इससे आप फिर एक नई चीज सीखोगे। अभी पढ़ाएंगे स्वाति, पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ा देंगे। लाइव कैसे आए स्मिता? आप लाइव हो तो और कैसे आओगे लाइव? ऐसे ही आना है रोज लाइव। ठीक है, हो गया भाई। राम ने 5,000 रुपए में घड़ी खरीदी और उसे 10% लाभ पर श्याम को बेच दी। श्याम ने 9 से 1/11% लाभ पर मोहन को बेच दी। मोहन ने 1/5 हानि पर रोहन को बेच दी। रोहन ने घड़ी कितने में खरीदी? देखो, इसको मैं आपको बताता हूं, है ना। मैंने क्या कहा कि अगर परसेंटेज थोड़े से भी टफ आ जाए या थोड़ा भी आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन कठिन है, तो आप मेरी बात हमेशा याद रखना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, भिन्न में बदल लेना। इसका मतलब होता है 1/10। 9 सही 1/11 का मतलब होता है 1/11, और 1/5 तो अपने आप में 1/5 है, प्रतिशत नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आपको पता है अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब सुनना, एक स्टेप में कैसे ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले 5,000 रुपए लिख दो, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, 10% लाभ पर बेचना, 10% लाभ पर बेचने का मतलब है, आपको पता है कि 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 का मतलब होता है कि 10 रुपए पर 1 का प्रॉफिट। 10 पर 1 का प्रॉफिट मतलब आपने 10 रुपए की चीज को क्या 11 रुपए में बेचा? 10 पर 1 का प्रॉफिट लिया मतलब आपने 10 रुपए की चीज को 11 में बेचा। तो यहां लिख दो कि आपने 10 की चीज को पहले 11 में बेचा, है ना। फिर आपने 9 से 1/11% का लाभ लिया, तो क्योंकि लाभ लिया है तो अभी भी प्लस करेंगे। 11 पर 1 का लाभ लिया मतलब आपने 11 की चीज को कितने में बेचा? 12 में बेचा। फिर 1/5 की हानि हुई, 5 पे 1 का नुकसान हुआ। 5 पे 1 का नुकसान हुआ मतलब 5 की चीज को आपने 4 में बेचा। क्या इतना समझे आप? है ना। अब देखो, सिंपल कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ गया। 11 से 11 कैंसिल हो गया, 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल हो गया आपका 100 बार, 12 चौक 48। आपका सीधा आंसर आ गया कि आखिरी वाले व्यक्ति को वो घड़ी या वो वस्तु कितने रुपए की पड़ी? 4800 की। ये आपका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी। बताइए भाई, समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर से मैं बताता हूं, समझ लो। देखो, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 का मतलब यह है कि अगर प्रॉफिट होगा तो 1 जुड़ेगा, हानि होगी तो 1 घटेगा, है ना। तो अगर 10 की चीज को 11 में भी बेच सकते हैं और लॉस होगा तो 9 में बेच सकते हैं। अगर प्रॉफिट है तो 10 की चीज 11 में, लॉस होगा तो 10 की चीज 9 में। ये लिखना और सीख लो, और नहीं आता है तो ऐसा समझ लो कि ऐसा हम उसको लिखेंगे और एकदम आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया सभी को यहां तक? तो जो मैंने आपको एक जो चार्ट बनवाया है ना, उसको अच्छे से देख लेना, है ना। उसको रटना मत, आप बस उसको रोज 5 मिनट का टाइम निकाल के बस एक बार पढ़ लिया करना, अपने आप याद होने लगेगा, है ना। 2-3 तो आज ही याद हो जाएंगे और अगली 2 या 3 क्लासेस में आपको पूरा याद हो जाएगा बिना रटे। बस एक बार देख लेना और जैसे जैसे हम क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको वो चीजें याद होने लगेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। हर्षिता, रोज लिंक तो खैर टेलीग्राम पे मिलेगी, बाकी रोज 6 बजे क्लास अपने आप लगनी है। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर नहीं भी करा है तो 6 बजे रोज चैनल पे आ जाना। हाँ, टेलीग्राम पे नोट्स अभी मिल जाएंगे आपको। रोज 6 बजे लाइव रहेगी भाई, रोज 6 बजे। पलक, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा हो जाएगा, आप बस पढ़ते चलो साथ में।
हो गया। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये हर एग्जाम के लिए भाई, एसएससी हो, बैंक हो, एसआई हो, है ना, कांस्टेबल हो, जेल प्रहरी, दिल्ली पुलिस, हर एग्जाम के लिए, रेलवे, सबके लिए है ये। हाँ, विनर्स की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, विनर्स के नाम से मिलेगा, उस पे पेड कोर्सेज चलते हैं। देखो, एक व्यापारी 1,25,000 में कुछ वस्तुएं खरीदता है, इसमें से 3/4 भाग पर 8% लाभ, 3/4 भाग पर शब्द हटा दो, 3/4 भाग 8% लाभ पर बेच देता है, और शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे कुल 7% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, अब मैं आपको बहुत शानदार तरीका इसका बताऊंगा और आपको मजा आ जाएगा। आप जो लोग पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं वो आश्चर्य करेंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, है ना। 1,25,000 रुपए आपको जो दिया हुआ है, सबसे पहले तो आप इसको साइड कर दो। मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसमें इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपसे वो बोल रहे हैं कि 3/4 भाग पर 8% लाभ कमाया। ठीक है, शेष पर कितना लाभ कमाए, शेष मतलब जो रिमेनिंग है उस पर कितना लाभ कमाए, यह हमें निकालना है, ताकि कुल मिलाकर कितना लाभ प्राप्त हो, 7%। मुझे एक छोटी सी बात बताना, आपको पता है कि कभी भी भिन्न अगर किसी भी प्रकार का लिखा हो, अगर मैं एक साधारण भिन्न की बात कर रहा हूं, अंश बटे हर की, है ना, ये प्रतिशत नहीं है, ये एक भिन्न है, हमने प्रतिशत को बदला, वो अलग चीज है। कभी भी अगर कोई भिन्न लिखा है, 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 का मतलब होता है कि अगर हमारे पास टोटल 4 चीजें हैं तो उसमें से उसका हिस्सा, उसका पार्ट, अगर एक नॉर्मल भिन्न लिखा है तो लाभ हानि से हटकर बात कर रहा हूं मैं, है ना। लाभ हानि में अगर ये चीज होगी तो ये क्रय मूल्य है और ये प्रॉफिट है, लॉस है। पर एक अलग भिन्न की हम बात करें तो 3/4 का मतलब क्या होता है कि अगर टोटल मेरे पास 4 पेन हैं तो मैंने कितने बेचे, 3, तो बचा कितना, 1। समझ रहे हो बात, तो ध्यान से समझना। मेरे पास टोटल कितनी चीजें हैं, 4, उसमें से मैंने बेची कितनी, उसमें से मैंने सेल कितनी करी, 3 चीजें, तो मेरे पास शेष कितनी चीजें बची, मेरे पास रिमेनिंग कितनी चीजें बची, तो आपका जवाब होगा 1। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? 3/4 का मतलब, ध्यान से सुनना, मजा आएगा भी। टोटल 4 चीजें हैं, उसमें से 3 बेची, बची 1। 4 में से 3 बेची, बची 1। 3/4 पर मैंने 8% लाभ कमाया, मतलब 3 चीजों पर मैंने 8% लाभ कमाया, मतलब कितना लाभ कमाया होगा, 24, है ना। जबकि मैं कुल 7% लाभ कमाना चाहता हूं, तो मैं कुल लाभ कमाना चाहता हूं 7% मतलब 28। तो मेरा टारगेट है कि मैं 28% लाभ कमाऊं। उसमें से मैंने कितना कमा लिया है, उसमें से मैंने 24% कमा लिया है। तो मुझे जल्दी से बता दो, मुझे कितना लाभ और कमाना है, 4%? या आंसर है आपका सी, कितना लाभ कमाना और बचा है, 4%। बताओ, समझ में आया, है ना। टोटल 4 चीजें हैं जिस पर मुझे 7% लाभ कमाना है, मतलब टोटल मुझे कितना कमाना है, 28%। 4 चीजों पे 7% लाभ कमाना है, टोटल 28% लाभ कमाना है। 3 चीजों पर मैं 8% कमा चुका हूं, मतलब 24% मैंने कमा लिया है, तो बचा कितना, 4% मुझे कमाना है बची हुई चीजों पर। इतना सा सवाल आपसे पूछा गया था। आया समझ में? जल्दी से बता दो भाई, समझ में आया, है ना। मान लो, जैसे मान लो आपके पास लिखा होता, अभी ऐसे और सवाल करवाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। अगर आपके पास कभी लिखा है 4/5, 4/5 का मतलब क्या है कि टोटल 5 चीजें हैं, उसमें से कितनी चीजें, 4, तो बची कितनी, 1। अगर कभी आपके पास लिखा हुआ है 7/9, इसका मतलब क्या है कि टोटल 9 में से 7 बेची, तो बची कितनी, 2। 3/4 का मतलब है कि मैंने 3 चीजों पर 8% कमाया, 3 पर 8 कमाया मतलब 24 कमाया। जबकि टोटल कितनी चीजें हैं मेरे पास, टोटल 4 चीजें, चारों पर मैं 7% कमाना चाहता हूं, मतलब मैं 28 कमाना चाहता हूं, 24 कमा चुका हूं, 4 और कमाना है, दैट्स इट। बता दो जल्दी से, कोई दिक्कत है? अच्छा लगा तरीका?
ओके है, करेक्ट। ठीक है, चलो। तो अच्छा, एक बात मैं आपको आगे और बता देता हूं, है ना। अभी आपकी YouTube पे कई सारी क्लासेस चल रही हैं। डेली आपकी साइंस की क्लास चल रही है, अगर आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। अभी मेरे जस्ट अब मैथ्स की क्लास आपकी अभी रेगुलर चलने वाली है, और मैथ्स के बाद आपकी इंग्लिश की भी क्लास लगेगी। अभी जस्ट मेरे बाद, जैसे आज 6 से 7 आपकी मैथ्स की क्लास हो गई, ये रेगुलर रहेगी, रोज रहेगी आपकी ना। इंग्लिश की क्लास अभी आपकी 7 बजे से 8 बजे तक इंग्लिश की क्लास रहेगी। मॉर्निंग में आपकी 9 बजे से लेकर 10 बजे तक साइंस की क्लास थी। ये 2-3 क्लासेस तो आपकी रेगुलर चलने वाली है ना। इन्हें आप अटेंड कीजिए, और ये कॉमन है, हर एग्जाम में ये सारे सब्जेक्ट कॉमन है। रेलवे की आप तैयारी कर रहे हो, जेल प्रहरी की, दिल्ली पुलिस की, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, एसआई की, कांस्टेबल की, ये सब का सब आना है ना। तो फ्री क्लासेस चल रही हैं, इन्हें अटेंड करो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें पूरा बैच ज्वाइन करना है, सिस्टमेटिक पढ़ना है, तो मैं आपको कुछ और डिटेल्स भी दे दूंगा, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसके आगे हम कल करेंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट इंग्लिश की क्लास का टाइम हो रहा है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, और ये आपको कहां मिलेगा मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर आप टेलीग्राम पे जाना, विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करना, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, अपनी चैनल आपको मिलेगी, वहां पे ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं ये देना चाहता हूं कि अगर आप जेल प्रहरी की तैयारी करना चाहते हो, तो विनर्स की ऐप पर कंप्लीट कोर्स चल रहा है 1999 में, 1999 में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट, उनकी टेस्ट सीरीज, उनके नोट्स, पीडीएफ, सब कुछ है ना, रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव सेशंस, डाउनलोड। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो 1450 में आपको सारी सुविधा मिल रही है, सारे सब्जेक्ट आपके इस पे लग रहे हैं। इसके अलावा बैंकिंग का फाउंडेशन बैच हमारा एक 15 तारीख से आ रहा है, जिसमें 15 एग्जाम की तैयारी हम एक बैच से करवा रहे हैं। दूसरा रेलवे का बैच 14 तारीख से सोमवार से चालू हो रहा है 999 में। उसमें आपको मैथ, साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग, सब कुछ, करंट अफेयर, सब कुछ मिलेगा। ये सब आपको विनर्स की ऐप पर मिलेगा। YouTube पर तो क्लासेस चल ही रही हैं, यहां तो हम आपको पढ़ाएंगे। पर देखो YouTube पे दिक्कत क्या होती है कि आपका टेस्ट नहीं ले सकते, नोट्स देना है तो टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, है ना। क्विज आपसे लेना है तो उसका कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो केवल पढ़ाया ही जा सकता है। बाकी एक सिस्टमेटिक कोचिंग जैसा जो फील है, क्लासरूम जैसा जो फील है, तो अगर आप चाहें, देखो अगर थोड़ा बहुत भी आप कैपेबल हैं कि हाँ हम थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप समझिए फीस हमने ऑलरेडी बहुत कम रखी है ना, और क्वालिटी में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मैथ्स में खुद पढ़ा रहा हूं इन सारे बैचेस में, और बाकी सारे फैकल्टीज हमारे पूरे एक्सपर्ट हैं, तो ये सारा आपका चल रहा है ना। सभी बैचेस में आपको लाइव क्लासेस मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट सीरीज मिलती है, वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन है, अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो वीडियो को डाउनलोड कर लो, है ना, और प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको मिलता है। और ये सुविधा हर बैच में है, जेल प्रहरी, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग और आपका रेलवे, सब में आपको ये सुविधा मिलने वाली है। तो इसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए विनर्स इंस्टीट्यूट, वहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही आपके साथ मुझे शेयर करना था। बाकी 9 बजे मैं विनर्स की ऐप पर जो नए कोर्सेज आने वाले हैं उसके लिए फिर से 9 बजे लाइव आऊंगा। अभी मेरा 7:30 बजे मैथ्स का फाउंडेशन बैच है, मेरा एक बैच चल रहा है जो 7 मंथ्स का ओनली मैथ्स का कोर्स है ना। अकेले प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में मैंने उस बैच में लगभग 150-160 क्वेश्चंस कराए हैं। तो एक फाउंडेशन बैच अलग चल रहा है, पर अब थोड़ा सा आगे निकल गया है। तो कैसी लगी आज की क्लास ये मुझे जल्दी से बता दो, और अगर लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करके जाना, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और क्या बचता है सब्सक्राइब कर लेना, है ना, मुझे याद नहीं रहती हैं चीजें ज्यादा। ओके चलो भाई, सो रेगुलर YouTube पर फ्री क्लास आ रही है अपनी 6 बजे रोज क्लास रहेगी, तो रेडी रहो। और मुझे ये बताओ कि कितने लोग कल से एकदम टाइम पर 6 बजे आ जाएंगे, ये और मुझे बता दो जल्दी से। ओके, थैंक यू भाई, आप लोग के इतने अच्छे अच्छे प्यार भरे शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, बैंकिंग का जो कोर्स है वो 4 से 5 महीने का ये फाउंडेशन है। 9 बजे अगर आप बैंकिंग और रेलवे की डिटेल, सारे बैचेस की डिटेल्स चाहते हो ना, तो मैं 9 बजे लाइव आने वाला हूं आज, उसमें सारे बैचेस की इंफॉर्मेशन डिटेल में दूंगा, वहां आप अपने क्वेश्चंस और कर लेना, ठीक है।
ओके भाई, थैंक यू। चलो, तो अभी आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, कल वापस 6 बजे मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए सब लोग अपना। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।